welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover the 66th chapter of Indian polity, and the reference for this series I have taken from the Lakshmikant book. Again, let me tell one important thing, that this book is very important as far as UPSC or any state civil services examination is concerned, बिकॉज यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी की बुक में इतने अच्छे तरीके से पॉलिटी को सजाया गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन को मिस किए हुए इस बुक में सारी बातें लिखी गई हैं जो कि एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। ये बुक थोड़ी मोटी है, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन अ वेरी ल्यूसिड एंड वेरी ब्रीफ मैनर विदाउट लूजिंग एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको वन मोर थिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट द PDF लास्ट में, जैसे ये मेरा कंपोजिट ब्रीफ जो क्लास है जो कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन को लॉस किए मैं बना रहा हूँ, आपको नोट के तौर पे PDF दे दूंगा। इस PDF को लेके आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है ताकि आपका जो पॉलिटी का टेंशन है ख़त्म हो जाए। एक बार अगर आप पूरी सीरीज देख लेते हो, जो कि मैक्सिमम 6 से 7 दिन में आप कंप्लीट कर सकोगे, मैं इतना ही टारगेट लेके चला हूँ कि डीपली इसको कवर कर दूँ। उसके बाद आपको रिवीजन करने में 5 या 6 घंटे में हो जाना चाहिए। जब भी आप पॉलिटी को पूरा रिवाइज करना चाहो तो 5-6 घंटे में आप इसको कवर कर पाओ। इस टाइप का नोट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो कि मैं इंफॉर्मेटिव एजुकेशन से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि पब्लिक सर्विसेज में क्लासिफिकेशन क्या है। वैसी सर्विसेज जो पब्लिक के लिए हो, जनता के लिए हो, वो पब्लिक सर्विसेज कही जाती हैं। पब्लिक सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे पहले आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, नंबर 2 पे आता है सेंट्रल सर्विसेज और नंबर 3 पे आता है स्टेट सर्विसेज। इन तीनों में अंतर है, इन तीनों के अंतर को एक एक करके हम लोग इसको अनरैवल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आपने सुना होगा IAS, IPS, IFS, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों को मिला दो तो ऑल इंडिया सर्विसेज इनको कही जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए कही जाती है क्योंकि ये कॉमन होती हैं, ठीक है। कॉमन होती है मतलब कॉमन का मतलब ये है कि सेंट्रल लेवल पे भी इसके अधिकारी काम करते हैं, स्टेट लेवल पे भी इसके अधिकारी काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन है, एंड कॉमन फॉर whom? कॉमन फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, and they are Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services, right? देखिए शुरू से ही एक्चुअली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं थी। एक्चुअली 1966 में तीसरी जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये 3rd ऑल इंडिया सर्विसेज बनी, ठीक है, 1966 में। 1950 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज पहले हुआ करती थी ब्रिटिश काल में, उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बना दिया गया, एंड जो इंडियन पुलिस हुआ करता था उसको इंडियन पुलिस सर्विसेज बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जो कि 1951 का है, ये ऑथराइज करता है क्या? ऑथराइज करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे तो रूल बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या बना सकती है? रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। कैसे रिक्रूटमेंट को रेगुलेट किया जाए रिगार्डिंग IAS, IPS एंड IFS, ठीक है। इसको रेगुलेट कैसे करना है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंडीशंस वगैरह, सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर खुद का बना सकती है, ठीक है। एंड ऑल्दो देखो यहाँ पे एक बात समझ लो कि IAS जो है, IPS जो होते हैं या फिर IFS जो होते हैं, ये चुने जाते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनकी ट्रेनिंग किसकी कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन चुने जाने और ट्रेनिंग के बाद इनको अलॉट कर दिया जाता है स्टेट्स को। स्टेट्स के कैडर होते हैं, जैसे कि बिहार कैडर मिलता है किसी को, यूपी कैडर किसी को, महाराष्ट्र कैडर किसी को, MP कैडर किसी को, हिमाचल प्रदेश का कैडर मिल जाता है। ऐसे करके कैडर होते हैं, वेस्ट बंगाल कैडर, ठीक है।
तो ऐसे करके कैडर मिलता है। हालांकि रिक्रूटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराता है, लेकिन इनको अलॉट कर दिया जाता है कैडर में स्टेट्स को। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का कोई कैडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी IAS, IPS और IFS काम करते हैं। लेकिन ये जब यहाँ पे काम करते हैं तो डेपुटेशन पे आते हैं, ऑन डेपुटेशन दे वर्क। ठीक है, जैसे इनका डेपुटेशन खत्म होता है दे रिटर्न बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कैडर, जैसे कि यूपी कैडर है, बिहार कैडर है, वापस अपने कैडर में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। ऑन डेपुटेशन ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Irrespective of their division among different states, each of these all India services form a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country। देखिए बात ये है कि ये लोग डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं, कैडर अलॉट हो जाता है, कोई बिहार गया, कोई यूपी गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई हिमाचल प्रदेश गया, कोई हरियाणा गया, ये अलग अलग कैडर में चले जाते हैं। लेकिन डिस्पाइट वर्किंग इन द डिफरेंट कैडर्स, डिफरेंट डिवीजन में काम करने के बाद भी इनकी जो सैलरी है, का पे जो है, सैलरी है या फिर सर्विस कंडीशन है या फिर जो इनके राइट्स है, जो मतलब कॉमन राइट्स वगैरह जो होते हैं इनके, वो सब सिमिलर होते हैं। ठीक है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दे आर कंट्रोल ज्वाइंटली, मतलब कि इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल की बात करें सो इट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी एनी डिसिप्लिनरी एक्शन विच हैज टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट IAS, IPS और IFS, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट होते हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। सो इमीडिएट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बट एक्चुअल कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल जिसको कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एनी डिसिप्लिनरी एक्शन कैन ओनली बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता है कि ही वॉज द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब इन्हीं का, इनको बेसिकली फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इन्हीं की उत्पत्ति है ये ऑल इंडिया सर्विसेज। ही वॉज द चीफ प्रोटैगोनिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल सर्विसेज अब क्या होती हैं? सेंट्रल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसमें स्टेट का कोई भी ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है, सारा का सारा ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये जो अधिकारी होते हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जैसे कि डिफेंस एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, वैसे ही एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं सेंट्रल सर्विसेज वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अधिकारी है इनको कैटेगराइज किया गया है ग्रुपिंग में, इनको ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D में रखा गया है। सबसे टॉप का अधिकारी ग्रुप A का अधिकारी होता है, देन ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये ग्रुप A का अधिकारी होता है। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे ही करके ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D के भी अधिकारी होते हैं। ग्रुप C एंड D को जो है थोड़ा इंफीरियर माना जाता है। ग्रुप A एंड B गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब इनका गैजेट में नोटिफिकेशन आता है जब भी इनकी बहाली होती है। ठीक है, ग्रुप C एंड D का ये गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्चुअली ग्रुप A की बात करें तो टोटल 62 ऐसे सेंट्रल सर्विसेज हैं, ग्रुप A में आती हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, सेंट्रल लीगल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, कस्टम एक्साइज टैक्स, देन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस। इनमें से मतलब 62 में से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। देन मोस्ट ऑफ द अबव कार्डर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग ग्रुप बी सर्विसेज। कहने का मतलब ये है जो कैडर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैडर्स जो होते हैं ये वाले ग्रुप ए वाले, इन्हीं में से ग्रुप बी टाइप के भी अधिकारी को चुना जाता है। मतलब इन्हीं के
कोरस्पॉन्डिंग में भी वो भी होते हैं, जैसे सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वहाँ पे ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं, उसी कैडर में ग्रुप बी टाइप के भी अधिकारियों को काम करने का मौका मिलता है। द ग्रुप सी सेंट्रल सर्विसेज आर बेसिकली क्लैरिकल पर्सनल। तो ये लोग ऐसे होते हैं लोग जो कि क्लैरिकल जॉब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ बंदे क्लर्क टाइप के भी लोग होंगे, वो ग्रुप सी में आएंगे। एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर और भी सर्विसेज है वहाँ पे भी क्लर्क्स होंगे, क्लैरिकल जॉब करते हैं ग्रुप सी वाले, ठीक है। देन ग्रुप डी वाले जो होते हैं वो दे कंसिस्ट मैनुअल पर्सनल, जैसे कि चपरासी वपरासी ये सब, ठीक है, ग्रुप डी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज द हाईएस्ट सेंट्रल सर्विसेज। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये एक सेंट्रल सर्विस है, लेकिन इसका कंपैरिजन आप आईएएस से कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर लोग आईएएस आईपीएस के बाद आईएफएस को ही अपना चॉइस भरते हैं, इतना ये रेप्यूटेड है, हाईएस्ट सेंट्रल सर्विसेज इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पेमेंट्स वगैरह है, इसकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, रिस्पेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट आईएएस आईपीएस के बराबर है, ठीक है। तो सेंट्रल सर्विसेज में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट सर्विसेज की। स्टेट सर्विसेज के में जो लोग काम करते हैं, दे वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे बेसिकली वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट की भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है, पुलिस एक डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं स्टेट सर्विसेज के, वो एक्चुअली एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। एंड द लोअर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द स्टेट देन दोज हेल्ड बाय द आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस। इसका मतलब ये है कि देखो, स्टेट के जो अधिकारी होते हैं उनका जो स्टेटस के कंपैरिजन की बात करोगे तो वो पोजीशन जो होगा वो थोड़ा सा लोअर होता है आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस से। अब एक मान लो कि एक बंदा डिप्टी, सपोज मान लो कि एक बंदा जेपीएससी क्लियर किया, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक बंदा यूपीएससी क्लियर किया, ये बंदा बनाया, मान लो अच्छा इसने रैंकिंग लाया और ये आईएएस बन गया। यहाँ पे भी एक बंदे ने टॉप रैंकिंग टाइप में आया वो, और यहाँ पे इसने ये डिप्टी कलेक्टर बना, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे झारखंड में बनते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। तो ये इसका मतलब ये इसने यूपीएससी क्लियर किया, आईएएस बना है, ये जेपीएससी क्लियर किया है, डिप्टी कलेक्टर बना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो है ये बंदा ये थोड़ा सा लोअर पोजीशन हो जाता है आईएएस से, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आई क्या? हो दे बेसिकली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इनका जो सर्विस होता है, इनका जो सर्विसेज वगैरह स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है। दे आर बट द कॉमन टू ऑल द स्टेट्स आर सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसमें जो मतलब सर्विसेज होती है अलग अलग होती है स्टेट में, लेकिन कुछ कॉमन सर्विसेज होती हैं जो हर स्टेट में होती है, जैसे कि सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चरल सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटनरी सर्विस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इनमें एक बात और बता दूं कि यहाँ पे होता क्या इन सर्विसेज में, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश सिविल सर्विसेज, तो हर स्टेट अपना जो है नाम पहले लगा देती है, जैसे बिहार सिविल सर्विसेज, जैसे कि बिहार पुलिस सर्विसेज, ऐसे ही झारखंड सिविल सर्विसेज, झारखंड पुलिस सर्विसेज, ऐसे हर स्टेट अपना नाम इन सिविल सर्विसेज वगैरह में इन सर्विसेज में पहले लगा लेती है। जैसे बिहार एग्रीकल्चरल सर्विसेज, वैसे आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल सर्विसेज हो सकता है। यहाँ पे भी इनमें ग्रुपिंग है, जैसे आप क्लास 1 ऑफिसर होते हैं जो कि ग्रुप A1 या फिर ग्रुप ए कहा जाता है। तो मतलब जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सिविल सेंट्रल सर्विसेज में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के वहाँ पे लोग काम करते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप ही है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, या फिर इसी को कई स्टेट में ग्रुप A1 या फिर ग्रुप ए भी कहा जाता है, या फिर कई स्टेट में ग्रुप 2, ग्रुप बी भी कहा जाता है। तो यही सेम नोमेनक्लेचर है, सेम
यहाँ पे भी डिफरेंस है, मतलब जो ग्रुप ए का बंदा होगा एंड बी का बंदा होगा ये गैजेटेड अफसर होता है, ग्रुप सी एंड डी वाला नॉन गैजेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैजेटेड क्लास एंड नॉन गैजेटेड क्लास में डिवाइडेड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। Then the All India Services Act of 1951 specifies that the senior post not exceeding 33 and 1%, 33 and 1/3%, ठीक है, 33 and 1/3%, ठीक है, in IAS, IPS, IFS are promotion of officer and state services, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी प्रिसाइडेड ओवर द चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है ताकि आपका रिवीजन में अच्छे से समझ में आए आपको। मैं इसको समझा देता हूँ अभी आपको। देखिए, ये जो एक्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 का, ये कहता है कि जो सीनियर पोस्ट हैं उनमें वो जो पोस्ट ऑक्यूपाई करेगा, सीनियर पोस्ट जो होती हैं किसी भी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट्स वगैरह में, वो सीनियर पोस्ट ऑक्यूपाई करेगा 33 and 1/3%। वो आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, आईएफएस हो सकता है, मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑक्यूपाई करेंगे। और बाकी रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हो गया आपको यहाँ पे 66 2/3%। ये कवर किया जाएगा प्रमोट करके स्टेट सर्विसेज वाले बंदों को, मतलब इन बंदों को प्रमोट करके यहाँ पे जो टॉप की वैकेंसीज हैं, टॉप के जो पोस्ट हैं उनको प्रमोशन के बाद भरा जाएगा। बाकी 33 and 1/3% जो है वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से भरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन जरूरी है एक सिलेक्शन कमेटी का। वो सिलेक्शन कमेटी को बेसिकली प्रिसाइड करेंगे चेयरमैन यूपीएससी के या फिर एक जो मेंबर होंगे यूपीएससी के, इन दोनों में से कोई भी एक बंदा सिलेक्शन कमेटी को प्रिसाइड करेगा। तो मतलब जो ये पोस्ट की भर्ती हो रही है, जो ये सीनियर पोस्ट भरे जा रहे हैं, उनको उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसको प्रिसाइड कौन करेगा, या तो खुद चेयरमैन कर दे यूपीएससी के, या फिर इनके ये नहीं कर रहे हैं तो कोई मेंबर यूपीएससी का कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भैया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 308 से लेकर 314 में रखा गया है पब्लिक सर्विसेज को। ठीक है, जिसको पार्ट 14 में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक, और पार्ट 14 में इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में। और ये तीनों सर्विसेज इसमें आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही है। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन की। तो देखिए आर्टिकल 309 क्या कहता है? आर्टिकल 309 कहता है कि जो पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेगुलेट करेगा मिल के इनके रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। State legislature can impose reasonable restriction on the fundamental rights of public servants in the interest of the integrity, honesty, efficiency, discipline, impartiality, secrecy, neutrality, anonymity, devotion and duty and so on। इसका मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर इन व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकता है, बिकॉज कुछ पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। हर बंदे का इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन अगर मेंटेन कराना है तो थोड़ा सा उनके फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। अब जैसे कि ऑन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इम्पार्शियलिटी, सिक्रेसी, न्यूट्रलिटी। सिक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसी को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना जरूरी है, इसको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि एक पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ भी बोलने लगे, अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी रिवील करने लगे, कहने लगे कि मेरा राइट टू स्पीच जो है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कुछ भी अपनी सीक्रेट चीज़ों को भी मैं बकूँगा मीडिया के सामने जाके, तो इससे क्या होगा कि सिक्रेसी लीक हो सकती है उस पर्टिकुलर ऑफिस की। तो इस वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा कुछ भी नहीं बोल सकता है, जाके अपना डिसिप्लिन नहीं ख़राब कर सकता, सीनियर्स के अगेंस्ट बोलने लगे बिना अनरीजनेबल वे में, तो वो भी ठीक नहीं है।
उसकी ऑनेस्टी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ इनका क्या होता है? द टेन्योर ऑफ ऑफिस को आर्टिकल 310 में मेंशन किया गया है। मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, the civil services of the center and all India services of or personal holding military post or civil post under the center, ये जो भी मैंने अब कैटेगरी आपको बताई, ये लोग काम करते हैं ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा भी सकते हैं, तो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट और पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर स्टेट आर बेसिकली दे वर्क अंडर द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, मतलब इनकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है ऑफिस की, गवर्नर चाहे जब तब इनको हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। ठीक है, हटाने के लिए ऐसा नहीं कि कैसे भी मन किया जब तब हटा दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू हिम इन 2 केसेस, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो कि पब्लिक सर्वेंट है उसको हटाया जा रहा है, तो उसको कंपनसेशन के तौर पे पैसा मिलेगा 2 केसेस में। जब उसका पोस्ट ही जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वही अबोलिश हो गया, बिफोर उसका जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है या फिर एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उससे पहले ही उसको उसका पोस्ट ही खत्म हो गया, उस केस में उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा कंपनसेशन के तौर पे। और इफ ही इज रिक्वायर्ड टू वैकेट द पोस्ट फॉर रीजन नॉट कनेक्टेड विद द मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट, अगर मान लीजिए कि वो बंदा को हटाना पड़ रहा है बट वो मिसकंडक्ट नहीं किया है, बट उसको हटाना जरूरी हो जा रहा है, तो उस केस में भी उस बंदे को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 2 केसेस है, जैसे कि पोस्ट एबोलिश हो गया बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, तब उसको पैसा देना पड़ेगा। और इफ ही इज रिक्वायर्ड टू वैकेट दैट द पोस्ट फॉर रीजन नॉट कनेक्टेड विद द मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट, ठीक है, तब भी इस केस में उसको कंपनसेशन पेमेंट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं सिविल सर्वेंट्स को, वो आर्टिकल 311 में डील किया गया है। तो 2 रिस्ट्रिक्शंस ऑन अबव द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर लगाए गए हैं सेफगार्ड के तौर पे। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर से क्या समझा आपने? मैंने बोला ना कि जैसे कि कुछ कैटेगरी आपको बताई थी जहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लीजर पे वो लोग काम करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब चाहे तब हटाने को रीजनेबल अगर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दिया जाए तो प्रेसिडेंट किसी को भी हटा देंगे, इसलिए कुछ सेफगार्ड भी दिया गया सिविल सर्वेंट को। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो स्टेट के सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, स्टेट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो काम करते हैं प्लीजर ऑफ गवर्नर, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको। तो उनके लिए भी कुछ सेफगार्ड दिया गया है कि कहीं गवर्नर मतलब अपनी मर्जी से ही ना निकालने लगे बिना कोई रीजन के, ठीक है। तो वो सेफगार्ड क्या क्या है वो देख लीजिए। 2 सेफगार्ड है, देख लीजिए। पहला ये है, ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। मान लीजिए कि एक बंदा काम कर रहा है, सपोज लेट्स से ही इज वर्किंग इन डिफेंस एंड ही इज वर्किंग इन नेवी, सपोज टेक एग्जांपल, नेवी हैज कंडक्टेड हिज एग्जामिनेशन और चुना गया इस बंदे को, मान लो एक बंदा है एक्स, ठीक है, एक्स को चुना नेवी ने, और नेवी अब इसको डिसमिस नहीं कर रही है, कोई और ही अथॉरिटी जो कि नेवी से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, तो उसको क्या हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। जो अथॉरिटी इसको रिक्रूट कर रही है उसके सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को हटा नहीं सकती। ये सेफगार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। A civil servant cannot be dismissed or removed or reduced in the rank except after an inquiry and charges against him and given a reasonable opportunity। मतलब कि एक बंदा, एक सेफगार्ड ये भी दिया गया है कि एक बंदे को आप डिसमिस नहीं कर सकते, सर्विस से हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उसका रैंक रिड्यूस नहीं कर सकते बिना किसी इंक्वायरी के। इंक्वायरी बिठाना पड़ेगा, चार्जेस प्रूव करने पड़ेंगे, उस बंदे को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई वो भी अपना पक्ष रखे। इसके बिना ही ऐसा नहीं कि भाई यू आर फायर्ड, सीधा बोल दिया और गया, खत्म उसकी नौकरी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक सिविल सर्वेंट्स को थोड़ा सा सेफगार्ड दिया गया है, ठीक है। But these are basically these safeguards I am talking about. These are available only to the civil services of the center, all India services, the civil services of the state, or to a person holding civil post under the
सेंटर और ए स्टेट। मतलब कि इन्हीं लोगों को ये सेफगार्ड दिया गया है। डिफेंस में जो बंदे काम करते हैं उनको ये सेफगार्ड नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब मेरा जो नेवी वाला एग्जाम्पल था वो गलत था। ठीक है, मैं एक्साइटमेंट में दे तो गया वो एग्जाम्पल, लेकिन वो गलत था। एक्चुअली डिफेंस वाले को ये सेफगार्ड नहीं मिलता है। डिफेंस वाले व्यक्तियों को, जो लोग काम करते हैं सिविल सर्वेंट डिफेंस में, उनको ये राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, एनीवे वहाँ पे कोई और एग्जाम्पल आप रख लो, नेवी की जगह कोई और एग्जाम्पल रख लो। नेक्स्ट है सेकेंड सेफगार्ड जो है, होल्डिंग इंक्वायरी इज नॉट अवेलेबल इन 3 केसेस। जैसे कि वो 3 केसेस क्या क्या, सेकेंड सेफगार्ड कौन सा था, यहाँ पे देख लो ये वाला, ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी। एंड इसको चार्जेस बताने पड़ेंगे कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, और इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। एंड इसको अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि भाई आप अपनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको अपने आप को इनोसेंट साबित करो। तो सेकेंड सेफगार्ड किस किस को नहीं मिलेगा, 3 केसेस में, वेयर ए सिविल सर्वेंट इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, और देखो अगर एक बंदा जो कि सिविल सर्वेंट है उसको डिसमिस किया जा रहा है या फिर रिमूव किया जा रहा है या फिर उसको रैंक का रिडक्शन किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑन द कन्विक्शन ऑन द क्रिमिनल चार्जेस, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि क्रिमिनल नेचर का है, तो उस केसेस में इसको सेकेंड वाला सेफगार्ड नहीं मिलेगा। दूसरा, where the authority empowered is satisfied that for some reason not reasonably practical to hold such inquiry। मतलब ये है कि अगर अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी बिठाना, ठीक है, इंक्वायरी बिठाना रीजनेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, उस केस में भी इसको नहीं मिलेगा ये सेफगार्ड। नेक्स्ट है थर्ड केस, or where the president or the governor is satisfied that the security of a state is to be expedient to hold such inquiry। मतलब कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अगर इंक्वायरी बिठाई तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है स्टेट की उस पर खतरा आ जाएगा, तब भी इंक्वायरी नहीं बिठाई जाएगी और ये राइट नहीं मिलेगा, ये सेकेंड सेफगार्ड नहीं मिलेगा बंदे को। ओरिजिनली द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सिविल सर्वेंट एट 2 स्टेजेस, इंक्वायरी स्टेज एंड पनिशमेंट स्टेज। इसका मतलब समझो कि ओरिजिनली शुरू में बहुत पहले एक्चुअली एक सिविल सर्वेंट को अगर उसके ऊपर कुछ उसके चार्जेस लगे हैं, उसको हटाया जा रहा है, तो उस बंदे को 2 अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, 2 लेवल पे, 2 स्टेजेस पे। एक तो इंक्वायरी स्टेज पे उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि भाई इंक्वायरी स्टेज पे आपको ये मौका मिला, अपने आप को इनोसेंट साबित करो, ठीक है। और दूसरा पनिशमेंट स्टेज में भी मौका दिया जाता है कि आप इस जो हमने निर्णय लिया आपको पनिश करने का, इसको गलत प्रूफ कर सकते हो तो करो, एक टाइम दे दिया जाता था। लेकिन बाद में यहाँ पे देखो, बाद में 47 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने एबोलिश कर दिया सेकेंड अपॉर्चुनिटी को। मतलब जो ये पनिशमेंट एक बार मिल गई तो आप उसको फिर से क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैं रियली इनोसेंट हूँ और पनिशमेंट को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन वाइसेज इंक्लूड्स, क्या क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है, जो कि एक टर्म है ऑफ बीइंग हर्ड, ये कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या दायरे आते हैं। तो ये एन अपॉर्चुनिटी टू डिनाई हिज गिल्ट एंड एस्टेब्लिश हिज इनोसेंस कैन ओनली डू इफ ही इज टोल्ड व्हाट द चार्जेस लेवल्ड। मतलब कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तभी पूरा किया जा सकता है, एक बंदे को अगर अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, अगर गिल्टी है, उसके ऊपर कोई चार्जेस लगा है, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे कि भाई आप अपने चार्जेस को डिसअप्रूव करो, आप प्रूव करो कि आपने ये क्राइम नहीं किया है, आपने ये आपके ऊपर ये चार्जेस गलत है, प्रूव करने का मौका देना जरूरी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है। एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि उसके ऊपर चार्जेस कुछ लगा दिए गए और उसको फायर किया जा रहा है, उसको मतलब हटाया जा रहा है सर्विस से, और उसके लिए विटनेस भी रखे गए हैं कि भाई ये विटनेस है जो कि ये प्रूव करता है कि आपने ये काम गलत किया है, इसी बेसिस पे आपको हटाया जा रहा है। तो वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का पावर दिया गया है उस एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, द
disciplinary authority must supply a copy of inquiry officer's report to the delinquent civil servant. Again, जो कि इंक्वायरी ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट होल्ड कर रहा है उसको देना पड़ेगा सिविल सर्वेंट जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है. नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्चुअली आर्टिकल 312 के हिसाब से इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं. Parliament can create new all India services. According to Article 312 of our Constitution, पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि भाई आप चाहो तो नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है. इसके लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. उस रेजोल्यूशन को कम से कम टू थर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है क्रिएशन किया जा सकता है. रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा राज्यसभा के द्वारा. ये इसलिए रखा गया ताकि स्टेट्स का जो है राइट को सिक्योर किया जा सके. पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज 1951. मतलब कि 312 में ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो रेगुलेट कर सकती है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज को. एंड इसी आधार पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था रेगुलेट करने के लिए रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले के लिए. ये एक्ट 1951 में पास किया गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुड नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. अभी आर्टिकल 312 में ये भी कहा गया है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होंगी वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का है, उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 47th Amendment Act of 1976 made the provision that all India Judicial Service को भी क्रिएट किया जा सकता है कभी भी. देखो 312 में कहा गया कि पार्लियामेंट जब चाहे तब ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है, एक नई जोड़ सकती है. साथ में 42वें संशोधन में ये भी कहा गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी क्रिएशन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. बट इससे रिलेटेड कोई लॉ आज तक बनाया ही नहीं गया है. तो आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कुछ है ही नहीं हमारे कंट्री में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.